ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लुसेंट सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 7 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं और यह हमारा 8वां लेक्चर होगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य से। तो ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं? शुंग वंश और खासकर सातवाहन, ये दो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की यानी नींव डाली, वह ब्राह्मण जाति से था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। पूछेगा शुंग की राजधानी कहाँ था, तो विदिशा। इंडो यूनानी शासक मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। यानी इंडो यूनानी शासक जो था मीनांडर, उसको पराजित करने वाला शासक कौन था? पहला पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यानी कि कौन अश्वमेध करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। और कौन, किसके माध्यम से? पतंजलि के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की। कन्नव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। यानी वही कन्नव वंश का अंतिम राजा क्या था? सुशर्मा था। सिमुख ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश, जिसे आंध्र वंश भी कहा जाता है, शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुख, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और विशिष्ट पुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। यानी हाल एवं गुणाढ़ थे उस समय के प्रमुख साहित्यकार, याद रखिएगा आप लोग। हाल ने गाथा यानी कि सप्तक तथा गुणाढ़ ने बृहद गाथा नामक 2 पुस्तक की रचना किया था। यानी कि पुस्तक, ये पूछेगा आपसे, हाल ने गाथा सप्तक तथा गुणाढ़ ने बृहद गाथा नामक पुस्तक की रचना किया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन तथा कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। वही पूछेगा आपसे, सातवाहन शासकों ने किस किस का सिक्का चलाया था? तो चांदी का, तांबा का, सीसा का, प्रोटीन का तथा कांसे का। वही सोना का सिक्का नहीं चलाया था। तो याद रखिएगा वो कौन, क्या पूछेगा, इसमें से कौन सा सिक्का नहीं चलाया गया था? तो ऑप्शन में आएगा सोना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासक ने ही सर्वप्रथम किया था। वही ब्राह्मणों को भूमि दान की शुरुआत कहाँ से माना गया? सातवाहन शासकों के द्वारा ही। सातवाहन की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। यानी कि सातवाहन राजवंश में जो भी शासक होते थे वो अपने नाम के अंत में क्या, माता के नाम से ही लगाते थे, इसलिए उन्हें उनके नाम में देखे होंगे सातकर्णी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता का एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। वही सातवाहन शासक क्या कहलाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी, क्योंकि यह साम्राज्य कहाँ था? दक्षिण में था, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो सबसे पहले भारत में कौन सा आक्रमणकारी आक्रमण किया था? तो पहला था हिंद यूनानी, दूसरा शक, तीसरा पल्लव और चौथा कुषाण। तो याद रखिएगा, हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। सेलूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोटस
प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोटस द्वितीय यानी कि यूथिडेस और डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटस, एंटीआलडीटस और हार्मक्सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। वहीं पूछेगा भारत पर सबसे पहले कौन सा शासक आक्रमण किया था, तो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस। इसने 190 यानी कि ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसके शासनकाल को अपने शासनकाल में अपनी राजधानी बनाया था, यानी साकल को क्या बना लिया था, राजधानी। इसे ही हिंद यूनानी का या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है, यानी हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात था मिनांडर, जो 165 से 145 ईसा पूर्व में राज किया था। इसकी राजधानी साकल यानी आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। वहीं पूछेगा आपसे, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, नागसेन, जिसे नागार्जुन भी कहा गया है, बौद्ध धर्म के दीक्षा लिया था। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिनांडर यानी कि मिनिंद पनोह है, अर्थात मिनिंद के प्रश्न तथा मिनिंद प्रश्न। तो याद रखिएगा, ये मिनिंद पनोह का लेखक कौन है, नागसेन। और वो किसके किसके बीच है, मिनांडर और नागसेन के द्वारा वार्तालाप जो हुआ था वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में यानी कि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, यानी कि राजाओं के क्रम में वो सिक्के जारी किया जाता था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। यानी पूछेगा आपसे, सबसे पहले भारत में सोने की सिक्का किसने जारी किया था, वो हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यानी कि यूनान की प्राचीन सलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, भारत के गंधार कला का उत्तम उदाहरण है। यानी भारत में गंधार कला का जो विकास हुआ वह किसका देन है, हिंद यूनानी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब शासक देखते हैं, शक। हिंद यूनानी के बाद शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब यानी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथा शाखा ने पश्चिमी भारत तथा एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन का प्रमुख क्षेत्र पर स्थापित किया था। शक मूलतः एशिया के निवासी थे, यानी वही पूछेगा शक कहाँ के थे, तो मूलतः एशिया के निवासी थे और वह चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय यानी कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व से। तो याद रखिएगा आप लोग। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में लगभग 14 तक पहुंच गई। यानी कि शक को हराने वाले अपने आप को क्या लगा लिए थे सरनेम, विक्रमादित्य, और उसी के बाद यह सरनेम क्या हो गया, प्रचलित हो गया। उसके बाद लगभग 14 राजाओं ने यह सरनेम का यूज किया था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था, लगभग 4 शताब्दी यानी 4 शताब्दियों तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित था और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किया था। यानी शक सबसे ज्यादा किस चांदी का सिक्का जारी किया था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से लेकर 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील यानी मौर्य द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील था
उसका क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था, यानी कि यानी कि उसकी मरम्मत करवाया था। कौन? यानी सुदर्शन झील। और किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले यानी विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख जारी किया था। यानी वही पूछेगा, रुद्रदामन के द्वारा ही गिरनार अभिलेख जारी किया गया था। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। अपने को क्या कहा जाते थे? शक राजा क्षत्रप, मतलब क्षत्रिय। चलिए नेक्स्ट कुषाण देखते हैं। पल्लव के बाद कुषाण भारत में आए थे, जो सूची एवं तोखरी की भी कहलाते थे। यानी कि यूची एवं तोखरी भी कहा जाता है। यूची यानी कि चीन के रहने वाले थे मूलतः, इसलिए इनका नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, यूची एवं तोखरी भी कहे जाते थे। यानी कि यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक यानी कुजुल कडफिसस था। यानी कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। यानी कि पहला राजधानी क्या था? पुरुषपुर, और दूसरा राजधानी मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी यानी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत जारी किया, चलाया था, जो शक संवत कहलाया था। यानी 78 ईस्वी को क्या चलाया गया था? शक संवत। और वो कब चला गया था? जब कनिष्क अपने गद्दी पे विराजमान हुआ था, जिसे भारत द्वारा प्रयोग में चलाया। यानी कि भारत अभी भी शक संवत को ही मानता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में यानी कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। यानी वही कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट था। यानी कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया था? कुषाणों ने। और अधिक नहीं, उसमें पूछेगा शुद्ध, तो शुद्ध अधिक कौन जारी किया था? कुषाण। वही पूछेगा सबसे अधिक, तो यानी कि गुप्ता काल में हुआ था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना किया था। यानी चरक संहिता की रचना किसने किया था? चरक के द्वारा। महाभिवास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। यानी महाभिवास सूत्र की रचनाकार कौन थे? वसुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का यानी कि विश्व घोष कहा गया है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना किया। वसुमित्र या पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया। यानी भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? नागार्जुन को। इसकी पुस्तक मध्यमिका सूत्र, यानी इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में ही हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण था। यानी कनिष्क के समय ही रेशम मार्ग पे क्या था? भारत का नियंत्रण था, इसलिए यह इंपोर्टेंट है। नोट में देखते हैं, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। चलिए, तो हम लोग आज देखे हैं गुप्ता साम्राज्य, अब शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि ब्राह्मण साम्राज्य खत्म हुआ, फिर हम लोग भारत पे आक्रमणकारियों को पढ़े, जिसमें शक, कुषाण, पल्लव सब पढ़ लिए। अब देखते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्ता साम्राज्य का उदय ये हुआ था वो 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का यानी कि संस्थापक किसे माना गया? श्रीगुप्त को। यानी गुप्ता साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था।
गुप्त वंश यानी कि 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। यानी गुप्त संवत की शुरुआत कब किया गया था? 319 से या 320 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, जब अपनी गद्दी पे बैठा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों एवं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। वही आपसे पूछेगा, समुद्रगुप्त ने यानी उत्तरापथ के कितने शासक को हराया था? तो 9 को। वही दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की उपाधि धारण किया था, यानी समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, यानी समुद्रगुप्त क्या था? यानी संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर उसे बीना यानी वादन करते हुए दिखाए जाने का लगाया जाता है। यानी कि इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? उनके सिक्के से, क्योंकि उनके सिक्के पे वीणा बजाते हुए, वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त का चित्र देखा गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा गया है। यानी समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? कविराज। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहियान क्या था? भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। यानी शक पे जब विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो क्या चलाया था? चांदी के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त, यानी जो 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराया था। वही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी यानी कि स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। यानी कि स्कंदगुप्त ने ही भी सुदर्शन झील का क्या कराया था? मरम्मत करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्कंदगुप्त ने यानी कि पन्नदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। यानी कि पन्नदत्त जो था उसको सौराष्ट्र का क्या नियुक्त किया था? गवर्नर। कौन? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। यानी भारत में हुनों का आक्रमण कब से शुरुआत माना गया है? स्कंदगुप्त के समय। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त को माना गया है। यानी कि अंतिम शासक पूछेगा गुप्त साम्राज्य का, तो भानुगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देशी थी। यानी कि सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई क्या था? देश था, जिसके शासनकाल को गुप्ता कहा जाता है। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति था। यानी कि देश के बाद क्या था? भुक्ति, जिसका शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। यानी कि सबसे पहले देश, उसके बाद भुक्ति, उसके बाद विषय, यानी जिला को विषय मान लीजिए, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड यानी कि दंडपालिक यानी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता है। यानी साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था, जो लगभग सभी साम्राज्य में रहा है। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य यानी कि महंतर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। यानी ग्राम के समूहों की छोटी इकाई जो होता था, यानी कि ग्राम से थोड़ा ऊपर, उसे क्या कहा गया? पेट। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से लेकर 1/6 भाग में हुआ करता था। कब? गुप्ता साम्राज्य में। आर्थिक उपयोगिता आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। भूमि के प्रकार है, उस समय कितने प्रकार की भूमि थी जो आर्थिक उपयोगिता के आधार पर माना गया है? तो पहला क्षेत्र,
कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा गया? क्षेत्र। कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा गया है। उसके बाद वास्तु यानी कि वास करने योग्य भूमि को वास्तु। तो याद रखिएगा आप लोग। वही चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। उसके बाद खिल्ले यानी कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या? खिल्ले यानी कि जो बंजर माना गया है। यानी कि अपरहत यानी कि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, जो जंगल होता था उसे क्या कहा गया है? अपरहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को यानी ज्येष्ठक कहा जाता था, यानी श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वही पूछेगा गुप्ता काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो वो था उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। पहले हम लोगों ने पढ़े थे सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया था? तो गुप्ता ने। वही पूछेगा सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्का, तो वो कुषाण ने। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दीनार कहा गया है, यानी कि इनकी मुद्रा जो सोना का था उन्हें क्या कहा गया? दीनार। इसकी जानकारी हमें उनकी अभिलेखों से मिली है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। कौन सा स्मृति में? ओसनम। यानी कि कायस्थ का जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी कायस्थ जाति का उत्पत्ति माना गया है गुप्ता साम्राज्य में, और इसकी जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। और वही इस जाति का वर्णन पहले क्या था? एक समूह रहा होगा, फिर वो जाति में कन्वर्ट हुआ था। तो जाति का वर्णन हमें किस में मिलता है? ओसनम स्मृति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विंध्य जंगल के सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। यानी कि सबसे पहले सती का प्रमाण कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जिसमें किसी यानी कि भोज राजा की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कनिका कहा जाता था, यानी कि वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहते थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का 12 गुरु यानी कि गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म यानी संबंधी सबसे महत्वपूर्ण यानी कि अवशेष देवगढ़ झांसी के पास पड़ता है का 10 अवतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा की संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा की संख्या 16 में उत्कीर्ण मनासे या राजकुमारी की चित्र प्रशंसनीय है। गुफा की संख्या यानी 17 के चित्र को चित्रशला कहा गया है। इस चित्रशला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र का उद्भव किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। वही अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के महायान शाखाएं से। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर यानी कि विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे, यानी चंद्रगुप्त के समय ही कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धवंतरी थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र यानी जो संस्कृत भाषा में है को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। वही यानी कि कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो पहला देखिए मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रनाश और 5वां अपरिच्छाकारित्य। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना किया है। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन? आर्यभट्ट ने।
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, वाराणसीर, धवंतरी एवं ब्रह्मगुप्त। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में, यानी पुराण वगैरह जो आप अभी देख रहे हैं वो उनकी रचना कब हुआ है? गुप्ता काल में ही हुआ है। इसमें ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। यज्ञवल्क्य या नारद, कात्यायनी एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में, यानी मंदिरों का जो आज देख रहे हैं बड़ा बड़ा स्वरूप, वो सब की कला कब से विकसित हुआ है? गुप्तों के समय से ही हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके कारण? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, क्योंकि इस समय मंदिरों का विकास, संस्कृत भाषा का विकास, धर्म के विकास, ये सब बहुत ज़्यादा हुआ था। तो चलिए हम लोग गुप्ता साम्राज्य तक देख लिए हैं। तो अब इसका छोटा सा बॉक्स बचा है वो देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। तो देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। पहला देखिए विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ है? यानी कि तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर। जबलपुर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। वही शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा, यानी भूमरा, मध्य प्रदेश में। भूमरा, मध्य प्रदेश। पार्वती का मंदिर। पार्वती का मंदिर कहाँ है? नैना कुठारा, मध्य प्रदेश में ही। 10 अवतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर वही खोह, मध्य प्रदेश। यानी कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ है? भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो चलिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।